बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चीन के मुसलमानों के परसिक्यूशन की कहानी आपने कभी ना कभी जरूर सुनी होगी। Chinese government intention is very with Islam. They want to very simple and very clear. I want my husband back. This is my father. He's also my hero. If he's alive. मस्जिदों को तोड़ देना, इमाम को दाढ़ी न रखने देना, मस्जिद के जिम्मेदारों को रातों रात गायब कर देना, मस्जिदों के गुंबद और मीनार को चाइना की गवर्नमेंट ये कहकर गिरा देती है कि ये चाइनीज कल्चर से मैच नहीं खाते, इसलिए मस्जिदों में ऐसी छत होनी चाहिए बिल्कुल चाइनीज स्टाइल में। अरबी नाम पर बैन लगा देना, यानी कि अगर चीन के किसी मुसलमान घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसके घर वाले उसका नाम मोहम्मद यूसुफ नहीं रख सकते, उन्हें उसका नाम ली कियांग या ऐसा ही कोई चाइनीज नाम रखना होगा। चीन के अंदर 11 लाख से ज्यादा मुसलमान कंसंट्रेशन कैंप्स के अंदर रहते हैं, जिन्हें वो बड़ी बेशर्मी के साथ री एजुकेशन सेंटर बोलता है। इन री एजुकेशन सेंटर्स में मुसलमानों को फोर्सफुली शराब पिलाई जाती है, सुअर का गोश्त खिलाया जाता है, चाइनीज वैल्यूज के साथ साथ मॉडर्न लिबरल वैल्यूज सिखाई जाती हैं। अगर कोई चाइना का मुसलमान किसी मुस्लिम देश में रहकर आया है तो जैसे ही वो चीन वापस लौटता है, चीन की सरकार उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाकर उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है। इस तरह की फैमिलीज पर भी स्पेशली नजर रखी जाती है। चीन की सरकार उन्हें परेशान करती है। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी और चाइना की सरकार के अंदर मुसलमानों के खिलाफ कितनी नफरत भरी हुई है, इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं। साल 2014 में पूरे चाइना में 39,000 से ज्यादा मस्जिदें थी, लेकिन साल 2016 में शी जिनपिंग एक लॉ लेकर आते हैं। ये एक पूरी कैंपेन थी, सिनिसाइजेशन ऑफ इस्लाम। President Xi said religious groups must adhere to the leadership of the CPC. दूसरे लफ्जों में इस्लाम का चीनिफिकेशन, यानी कि चाइना के अंदर जो इस्लाम है उसे ग्लोबल इस्लाम से बिल्कुल अलग कर दिया जाएगा। उसके अंदर चाइनीज एलिमेंट्स ऐड किए जाएंगे ताकि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और चाइना एज अ स्टेट इन चीजों के लिए इस्लाम को कॉम्पिटेबल बनाया जा सके। और इस बात को चीन की सरकार खुलेआम पूरी दुनिया के सामने कह रही है। Chinese President Xi Jinping has called for the development of religions within the Chinese context. But China's government has passed a new law that seeks to sinicize Islam within the next 5 years. Before you इस कैंपेन के बाद हजारों मस्जिदों को शहीद कर दिया गया। कुछ लोकल चाइनीज मुस्लिम्स ने कैंपेन के शुरू में ही कहा था कि निंजिया प्रोविंस के अंदर शुरू के 2 सालों में ही 400 से 500 मस्जिदों को गिरा दिया गया था, और अब कई साल और हो चुके हैं, लगातार मस्जिदों को गिराया गया है। एक अंदाजे के मुताबिक 2016 से लेकर आज तक निंजिया प्रोविंस में 1300 से ज्यादा मस्जिदों को गिराया गया है, जो निंजिया प्रोविंस के टोटल मस्जिदों में 30% है। कितने बड़े लेवल पर इन्होंने एक प्रोविंस में मस्जिद को खत्म किया है। और ये कैंपेन सिर्फ निंजिया में नहीं चली, निंजिया के पड़ोसी गांसू, यहाँ पर भी मुस्लिम की पॉपुलेशन सिग्निफिकेंट है, यहाँ पर भी बड़े लेवल पर मस्जिद को गिराया गया। उसके बाद जो मुसलमानों का सबसे बड़ा गढ़ है शिनजियांग, वहां पर भी मस्जिदों को गिराया गया है। फिर ईस्ट में यूनान के अंदर मस्जिदों को गिराया गया है। पूरे चाइना में इस कैंपेन को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी चला रही है। एक एग्जाम्पल के तौर पे राजधानी बीजिंग की मस्जिद है। साल 2017 में ये मस्जिद ऐसी दिखती थी, जिसके ऊपर गुंबद था, लेकिन साल 2023 में इसकी अपडेटेड फोटो है जिसमें गुंबद नहीं है, चाइनीज स्टाइल छत है। चाइना की सरकार ने इसे बदलवा दिया है। दूसरी मिसाल वीजू ग्रैंड मॉस्क की है, जो निंजिया के अंदर है। ये फोटो साल 2019 का है जिसमें गुंबद है, और साल 2023 की फोटो में गुंबद नहीं है। वो खुद बताते हैं स्ट्रक्चर चेंज कैसे और किस तरह करना है। वो इस तरह का नोटिस देते हैं जैसे नानजियांग मस्जिद के लिए आया है, अब इसे भी बदल दिया जाएगा। ऐसी हजारों मस्जिदों को चीन में ऑल्टर्ड कर दिया गया है और बहुत सी मस्जिदों को सीधे ढा दिया गया है। ये यूएचआरपी यानी कि वीगर ह्यूमन राइट प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट है, जिसके अकॉर्डिंग साल 2015 से साल 2023-24 तक 1046 इमाम्स को डिटेन किया गया है, जिसमें 96% इमाम्स को 5 साल की जेल हुई है, 26% इमाम्स को 20 साल की जेल हुई है और 14 को लाइफ सेंटेंस दिया गया है, यानी कि उन्हें उम्र कैद हो गई है। 18 क्लैरिक्स शुरुआती वक्त में ही मर गए थे, इतना ज्यादा टॉर्चर हुआ था उनके ऊपर, लेकिन ये शुरुआती वक्त की रिपोर्ट है। इन 8-9 सालों में क्या हुआ है किसी को नहीं पता। ये एक और नोटिस है जिसमें ये लिखा गया है कि माइनर्स यानी कि 18 साल से नीचे के बच्चे किसी रिलीजियस महफिल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट का वक्त है, इसलिए अभी उन्हें ये चीजें सिखाना उनके दिमाग पर बुरा असर पड़ेगा। ये चाइना की गवर्नमेंट की दलील है।
चीन के कई इलाकों में इस्लामिक स्टडीज के ऊपर बैन लगा हुआ है, वहां पर वो पढ़ाई नहीं की जा सकती। अब चाइना की साइंस देखो, वो बच्चों को उनके होम टाउन से, उनके माँ बाप से छीन कर उठा के ले जाता है इनर चाइना। किसी को ले जा रहा है मंचूरिया, किसी को ले जा रहा है साउथ ईस्टर्न चाइना, और वहां पर वो उन्हें उनके घर से दूर रख के कम्युनिज्म पढ़ा रहा है। फोर्सफुली उनसे बहुत सी ऐसी चीजें करवा रहा है जो वो नहीं करना चाहते। लेकिन अगर वही बच्चे अपने होम टाउन में अपने माँ बाप के पास रहकर उनकी मजहबी और कल्चरल वैल्यूज उन्हीं से सीखेंगे, तो ये चाइना के हिसाब से उनके मेंटल डेवलपमेंट पर असर डालेगा। दिमाग देखो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का। Chinese government's intention is very clear. They want to get rid of the Uyghur Islam. They want to get rid of Uyghur ethnic heritage. It's very simple and very clear. और ये करते हुए चीन के जहन में कोई डर नहीं है। उनके दिमाग में तो ये आता भी नहीं होगा कि मुस्लिम वर्ल्ड इस पर क्या रिएक्ट करेगा, क्योंकि शायद वो जानते हैं कि रिएक्शन क्या होगा। अगर आपको ये लगता है कि कंसंट्रेशन कैंप्स या री एजुकेशन सेंटर कोई मामूली बात है, तो जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनो। बात साल 2001 की है। चाइना की सरकार शिनजियांग से एक छोटी सी 11 साल की मुस्लिम लड़की जिसका नाम मिहिरगुल तुरसुन है, उसे जबरदस्ती पढ़ाई के नाम पर इनर चाइना ले जाती। ये उनकी एक सिस्टमैटिक कैंपेन का हिस्सा है, जहां वो मुसलमान बच्चों को उनके ट्रेडिशनल होमलैंड से ले जाकर हान चाइनीज लोगों के बीच में पढ़ाकर बड़ा करते हैं, ताकि वो हान चाइनीज कल्चर, जुबान और सबसे बड़ी चीज उनका कम्युनिस्ट माइंडसेट समझ सके कि अल्लाह होता ही नहीं है। वहां उस छोटी सी बच्ची मिहिरगुल को एक ऐसा माहौल दिया जाता है जहां वो इस्लाम को भूल जाए, इस्लाम और इस्लामिक वैल्यूज से नफरत करने लगे। वो अपनी तुर्क जुबान को छोड़कर चाइनीज मैंडरीन को अपनी मदर टंग की तरह बोले। वो शराब, पोर्क और उन सारी हराम चीजों को अपने खान पान का हिस्सा बना ले जिसे अमूमन हान चाइनीज लोग अपने लिए अच्छा समझते हैं। यानी कुल मिलाकर वो अपनी इस्लामी पहचान भुलाकर अल्लाह को ना मानने वाली कम्युनिस्ट बन जाए। पर शिनजियांग से बाहर इनर चाइना आकर मिहिरगुल को यह एहसास हुआ कि वो सच में हान चाइनीज लोगों से हर तरह अलग है। वो बहुत हद तक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के प्लान को नाकाम कर देती है और इन एक्सपेरिमेंट्स का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। उसके बाद लड़की बड़ी होती है और उसे मिस्र में पढ़ने का मौका मिलता है। दिसंबर 2011 में वो चीन छोड़कर मिस्र चली जाती है। अब उसका चीन वापस आने का कोई इरादा नहीं था। मिस्र में वो वहीं किसी मिस्री लड़के से शादी कर लेती है। उसके बाद उसके 3 ट्रिपलेट्स होते हैं, जैसे ट्विंस होते हैं 2 जुड़वा बच्चे, ऐसे ही कई बार 3 बच्चे एक साथ हो जाते हैं, तो उसके 3 बच्चे होते हैं। अब मिस्र में उसकी और उसके हस्बैंड की इकोनॉमिक कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं होती कि वो 3-3 बच्चों की एक साथ देखरेख कर सकें। तो उसके दिमाग में आता है क्यों ना चीन वापस जाकर वो कुछ वक्त अपने माँ बाप के पास रहे, और जब बच्चे थोड़े बड़े और हेल्दी हो जाएंगे तो वो मिस्र वापस लौट आएगी। लेकिन ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होती है। मई 2015 में वो मिस्र से चीन वापस आती है। चाइना आते ही एयरपोर्ट पर उसको अरेस्ट कर लिया गया। उसके बच्चों को अथॉरिटीज ने उससे छीन लिया, माँ जेल में और बच्चे अस्पताल में। लेकिन चाइना उसे जेल नहीं कहता, चाइना उसे बोलता है री एजुकेशन सेंटर। उस पर इल्जाम क्या था कि मुस्लिम देश में इतने दिन रही, वहां शादी कर ली, तो कहीं ये रेडिकलाइज होकर तो वापस नहीं आई है। इस बेस पर चीन की सरकार ने उसे पूरे 2.5 महीने यानी कि 76 दिन जेल में रखा, टॉर्चर किया। फिर जब वो रिलीज हुई और अपने बच्चों के पास आई तो उसे पता लगा कि उसके 3 में से 1 बच्चा मर गया और 2 बहुत ज्यादा बीमार है। शिनजियांग की अथॉरिटीज ने उसी साल उसे कई बार कुछ दिनों के लिए अरेस्ट किया और रिलीज किया, पर जब उसे लेट 2015 में जेल से रिहा किया गया तो चाइनीज अथॉरिटीज ने उससे कहा कि शहर मत छोड़ना, तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है, हमारी तुम पर नजर रहेगी। मिहिरगुल के पासपोर्ट और वीजा पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए ताकि वो चीन छोड़कर भाग ना पाए। उसके आईडी कार्ड को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया ताकि जगह जगह पर अथॉरिटीज, पुलिस वाले और जो भी चेक पॉइंट्स पर खड़े रहते हैं वो उसकी चेकिंग करें, उसकी तलाशी ले, जिससे कि वो डर कर चीन के अंदर रहे और भागने की कभी कोशिश ना करे। चाइनीज अथॉरिटीज यही नहीं रुकती। 1.5 साल के बाद साल 2017 में वो मिहिरगुल को अरेस्ट करके एक बहुत ही सख्त जेल में भेज देती है, जहां उसे लगातार 7 दिन और 7 रात टॉर्चर किया गया। उसके बाल शेव कर दिए गए। मिहिरगुल उस सख्त जेल में पूरे 4 महीने थी। उसके बाद अगस्त 2017 में चाइनीज अथॉरिटीज उसे छोड़ देती हैं। लेकिन क्यों छोड़ती है? क्योंकि मिहिरगुल इतना ज्यादा टॉर्चर हो चुकी थी कि वो मेंटली अनस्टेबल हो गई थी। अगर वो जेल के अंदर इसी हालत में और दिन रहती तो वो मर जाती। लेकिन अथॉरिटीज उसे जिंदा रखना चाहती थी, इसलिए वो मिहिरगुल के फादर को बुलाते हैं,
वो आकर बेटी को ले जाते हैं और हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। मीरगुल को लगा कि शायद अब ये सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन 4-5 महीने बाद जनवरी 2018 में जब वो थोड़ी बहुत रिकवरी करने लगती है, ठीक होने लगती है, तभी चाइनीज अथॉरिटीज इस बार उसे उससे भी बहुत ज्यादा खतरनाक जेल में ले जाती। उसे 3rd डिग्री टॉर्चर देने वाले 450 स्क्वायर फीट के एक सेल में डाल दिया जाता है। उस 50 गज के सेल में जब वो पहुंची तो वहां 40 से ज्यादा औरतें थी। जगह इतनी कम थी कि जब कुछ औरतें खड़ी होती तब जाकर बची हुई औरतें लेटकर आराम कर पाती। फिर दूसरी औरतों की बारी आती, इतनी ज्यादा कम जगह थी। वहां बहुत सी औरतों को 3rd डिग्री ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, बिजली के झटके दिए जाते, बहुतों के नाखून खींचे गए, उनके साथ बदसलूकी होती और खाना भी बहुत लिमिटेड दिया जाता। रात को उन्हें ऐसी पिल्स दी जाती जिसकी वजह से उनकी याददाश्त कमजोर हो जाती और सोने में भी तकलीफ होती। मीरगुल उस जेल में 3 महीने थी, तब उसी सेल में 40 से 68 औरतें हो चुकी थी और इसी 90 दिन में 9 औरतें मर गई थी टॉर्चर से। सोने के बाद मीरगुल कुछ दिन अपने माँ बाप के पास थी, लेकिन 2015 में वो चाइना आई थी और अब 2018 आ चुका था। इतने वक्त में पूरी दुनिया में उसकी स्टोरी पहुंच गई थी कि इस वक्त चाइना की कोई एक लड़की है जिसने इजिप्ट में शादी की थी। जब वो चीन वापस लौटी अपने बच्चों के साथ तो चाइना ने बगैर किसी दलील के उसे अरेस्ट कर लिया है और फिलहाल वो चाइना की जेल में। इससे चाइना के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर पड़ता है और वो मीरगुल के ऊपर सारे रिस्ट्रिक्शंस को खत्म करके उसे अलाउ कर देता है कि वो चाइना छोड़कर जा सकती है। मीरगुल अपने 2 बच्चों के साथ चीन छोड़कर मिस्र वापस जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे एक और बुरी खबर मिलती है। उसके जो मिस्री हस्बैंड थे, सुनने में आता है कि वो गायब है। वो किस तरह? साल 2015 में जब मीरगुल चाइना गई, उसके बाद जब वो जेल में थी तो 2016 में उसके हस्बैंड भी चाइना आए थे अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए। उसके हस्बैंड को चाइनीज अथॉरिटीज ने अरेस्ट कर लिया और उन्हें चीन की किसी जेल में डाल दिया गया है और तब से लेकर आज तक उनका कोई अता पता नहीं है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इजिप्शियन अथॉरिटीज चाइनीज अथॉरिटीज से ये तक नहीं पूछ पाई कि आपने किस बिना पर हमारे सिटीजन को अरेस्ट किया है और आप कब हमारे सिटीजन को वापस कर रहे हैं? यहाँ आपको एक नई कड़ी से रूबरू कराते हैं, साइलेंट कोऑपरेशन बिटवीन द अरब स्टेट्स एंड चाइना। इसमें क्या होता है कि अरब स्टेट्स चीन के साथ कोऑपरेट करती हैं। चाइना की पूरी दुनिया में अलग अलग कंट्रीज के अंदर पुलिस मौजूद होती है, उनमें से बहुत सी अरब स्टेट्स भी हैं। जब उन कंट्रीज में चाइना के सिटीजन्स के ऊपर इंटेरोगेशन चलता है तो चाइना की पुलिस उसमें इन्वॉल्व होती है। साल 2001 से लेकर आज तक 292 चाइनीज मुस्लिम्स को या तो अरब स्टेट्स में ही अरेस्ट कर लिया गया है चीन के कहने पर, या उन्हें डायरेक्टली चीन ले जाकर डिपोर्ट कर दिया गया। एक बार मिस्र ने 200 से ज्यादा वीगर स्टूडेंट्स को जो अल अज़हर यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे उन्हें पकड़ लिया। उनमें से 45 लोगों को फौरी तौर पे चाइना डिपोर्ट कर दिया गया। अब जो भी लोग चाइना पहुंचे उनके सिर्फ 2 ही फेट है, या जेल जाएंगे या फिर डिटेंशन सेंटर जाएंगे। वो दोनों ही जगहें उनके लिए बहुत खतरनाक है। इसी तरह की सेम कहानी आमिना नाम की एक वीगर वुमन की थी जिसने सऊदी के एक सिटीजन के साथ शादी की थी। उनके 2 बच्चे भी थे। उन्हें सऊदी के एडमिनिस्ट्रेशन ने चाइना की डिमांड पर वापस भेज दिया, वो भी बड़े स्टाइल में। उनसे कहा कि आपके वीजा के अंदर कुछ इश्यूज हैं, उन्हें चाइना जाकर सॉल्व करके आओ। वो वहां गई, वहां उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और वो आज तक वापस नहीं लौटी। इन सारी चीजों से यही पता चलता है कि मीरगुल के हस्बैंड को भी कॉपरेशन से ही गायब किया गया है। अब जैसे ही ये पूरी स्टोरी अमेरिका को पता लगती है, वो असाइलम दे देता है मीरगुल को ताकि वो चाइना को काउंटर कर सके और उसकी इमेज पूरी दुनिया में खराब कर सके, उसे एक्सपोज कर सके। वैसे तो यूनाइटेड स्टेट्स की खुद की हिस्ट्री बहुत काली है, ये चाइना से ऊपर ही है मुस्लिम परसिक्यूशन में, नीचे नहीं है। मीरगुल शायद अपने ऊपर हुए परसिक्यूशन को कभी नहीं भुला पाएगी, वो अपने बच्चों की मौत के जिम्मेदारों को कभी माफ नहीं करेगी और एक मुसलमान होने के तौर पे उसका दर्द हमारा दर्द है। उसका बच्चा जो मर गया बगैर माँ के, वो हमारा बच्चा था। पूरी दुनिया के मुसलमानों को चीन के वीगर मुसलमान, हुई मुसलमान और दूसरे मुस्लिम एथनिक ग्रुप की आवाज को जरूर उठाना चाहिए, उनके लिए बात जरूर करनी चाहिए। मीरगुल एक लड़की है। इस तरह के 11 लाख मुसलमान चाइना के कंसंट्रेशन कैंप्स में हैं। उनका जुर्म मुसलमान होना है, उनका जुर्म इस्लाम पर चलना है। वैसे जब इंसान परेशान होता है तो वो अपने घर की तरफ देखता है, अपने वतन की तरफ देखता है। मुल्क में वापस आने से अच्छा कोई एहसास नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी चीन ने अपने मुल्क में मुसलमानों की कंडीशंस इस तरह की कर रखी हैं कि उन्हें अपना ही वतन अजाब लगता है वापस लौटते वक्त। मीरगुल तुरसून की स्टोरी के बहुत सारे वर्जन्स हैं। एक अमेरिकन वर्जन है, एक चाइनीज वर्जन है, एक इजिप्शियन वर्जन है और एक वो जो वेस्ट का मीडिया कंबाइंड करके पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट कर रहा है। लेकिन
इन सारी स्टोरीज में आप एक चीज कॉमन देखेंगे कि हर कोई अपने फायदे की बात कर रहा है, वीगर्स के फायदे की बात नहीं कर रहा। चाइना ने इस पूरी कहानी को डीबंक कर दिया है, वो इस बात को मान ही नहीं रहा। वो तो ये कह रहा है कि उसका बच्चा मरा ही नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जब उसकी मदद किसी ने नहीं की तब इस हीरो ने उसकी मदद की है। ये गिद्ध हैं और गिद्ध लाशों पर सियासत करते हैं। वेस्टर्न मीडिया का क्या है, जब तक उनकी गवर्नमेंट्स के लिए ये ठीक है कि वीगर्स की आवाज को उठाया जाए और चाइना को क्रिटिसाइज किया जाए, तब तक वो ये काम करेंगे। कल जब ये चीज उनके लिए जरूरी नहीं रहेगी, वो वीगर्स का साथ छोड़ देंगे। ये एक फैक्ट है। तो जब मैंने इतने सारे वर्जन्स देखे तो ये जरूरी हो गया कि इसका एक इजी टू अंडरस्टैंड वर्जन आपको बनाकर दिया जाए, ताकि आपका फोकस चीन में मुसलमानों के ऊपर जो परसिक्यूशन हो रहा है उसके ऊपर हो, चाइना, अमेरिका और वेस्टर्न मीडिया की गंदी सियासत पर नहीं। अब जब भी हम चाइना के मुसलमानों के बारे में बात करते हैं तो एक वर्ड बार बार घूम के आता है, शिनजियांग। चीन के मुसलमानों को समझने के लिए आपको शिनजियांग को पहले समझना होगा। ये शिनजियांग क्या है और क्यों चीन के मुसलमान इसे ईस्ट तुर्किस्तान बोलते हैं, ये सारी बातें आपको समझ में आएंगी। चाइना का सबसे बड़ा प्रोविंस शिनजियांग ही है। कंट्री के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड ये प्रोविंस चीन के मुसलमानों का गढ़ है। इनफैक्ट ये पूरी जमीन जो 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है, जिसका एरिया ईरान से भी ज्यादा है, हिस्टोरिकली ये पूरी की पूरी मुसलमानों की है। यहाँ आबाद है तुर्किक जुबान बोलने वाले तुर्क जात के वीगर मुसलमान। अब वीगर तुर्क मुसलमान है, यानी कि इस बड़ी इंटरनेशनल तुर्किक मुस्लिम कम्युनिटी का हिस्सा। ये उस सेम कल्चर, लैंग्वेज, एथनिसिटी और ब्लड लाइन से जुड़े हैं जिससे कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, अजरबैजान और टर्की के मुसलमान जुड़े हुए हैं। इसीलिए इस जगह को ईस्ट तुर्किस्तान कहा जाता है, यानी कि मशरिक में तुर्कों की जमीन। तो चीन को ये अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा नजर आते हैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी विरासत का हिस्सा है। तो चाइना को ये डर है कहीं तुर्की की यूनिटी उनके मुल्क को तोड़ ना दे। शिनजियांग से लेकर यूरोप की सरहद तक इन सारे लोगों में 3 बात कॉमन है: जात, जुबान, मजहब। तुर्क, तुर्की और इस्लाम, ये 3 चीजें हैं जो इन्हें यूनाइट करती है और कहीं ये इन्हें यूनाइट करके चीन को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। चाइना की दलील है कि वो ये सब करके अपनी कंट्री में सेपरेटिज्म को काउंटर कर रहा है, लेकिन चीन की ये दलीलें सफेद झूठ है, क्योंकि जितने मुसलमान शिनजियांग के अंदर रहते हैं उससे ज्यादा मुसलमान इनर चाइना में हैं। इनर चाइना में तुर्कों से भी बड़ा एक मुस्लिम एथनिक ग्रुप एग्जिस्ट करता है, हुई मुस्लिम्स, जो हान चाइनीज पॉपुलेशन के बिल्कुल बीचों बीच रहते हैं। ये कौन लोग हैं? इन लोगों की लैंग्वेज, कल्चर, ऑलमोस्ट सब कुछ चाइना की मेजॉरिटी हान चाइनीज लोगों की तरह है, लेकिन चाइना इन्हें भी परसिक्यूट कर रहा है। अब आप थोड़े से कंफ्यूज हुए होंगे, तो मैं आपको चीन के मुसलमानों का एक शॉर्ट डिटेल दे दूं जिससे आप आसानी के साथ इनमें डिफरेंस कर पाए। चाइना के अंदर 2 तरह के मुसलमान हैं। अब इस्लाम और मुसलमान के तौर पे तो ये एक यूनिट है, लेकिन जात के तौर पे ये 2 यूनिट है। एक जो वेस्टर्न चाइना में रहती है और एक जो ईस्टर्न चाइना में रहती है, मेजॉरिटी हान पॉपुलेशन के बीच में। अब ये चाइना का मैप है और इसमें एक लाइन बनी हुई है, इसे कहा जाता है हू लाइन। इस लाइन में जो राइट हैंड साइड है, यहाँ पर चाइना की 94% पॉपुलेशन रहती है, और जो लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पर चाइना की 6% ही पॉपुलेशन रहती है, यानी कि ये वाला चाइना पूरी तरह खाली है। अब ये जो 94% पॉपुलेशन है, इसमें से जो मेजॉरिटी लोग हैं वो एक ही जात के हैं, हान चाइनीज। इन्हीं लोगों की पूरे चाइना पर चलती है और यही लोग चाइना को कंट्रोल करते हैं। अब हान चाइनीज चाइना का ही नहीं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप है। इन लोगों में से जो मुसलमान बने वो कहलाए हुई मुसलमान। इनका कल्चर, जात, जुबान सब चाइना की मेजॉरिटी हान आबादी की तरह ही है, लेकिन इन लोगों में एक बड़ा डिफरेंस मजहब का है। उसके बाद सबसे बड़ा डिफरेंस खान पान का है। अब क्योंकि हुई मुसलमान हैं तो वो हराम हलाल का ध्यान रखते हैं, और चाइना के अंदर ऐसी बहुत सी चीजें खाई जाती हैं जो दुनिया को ही गैर जरूरी लगती हैं। अब हू लाइन के दूसरी तरफ आज के चाइना की जो 6% आबादी बचती है, इसमें से ज्यादातर लोग नॉन हान्स हैं। इनका कल्चर, लैंग्वेज, हर चीज हान चाइनीज लोगों से डिफरेंट है जो हू लाइन के उस तरफ रहते हैं। इवन इनकी हिस्ट्री में बड़े बड़े एम्पायर्स रहे हैं जो चाइना के इस तरफ से बने एम्पायर्स के साथ टसल करते थे, टाइबेटियंस के भी, तुर्क्स के भी। लेकिन आज हम बात मुसलमानों की कर रहे हैं। तो ये तुर्कों की जमीन है। जब इस्लाम फैलता है तो पूरी दुनिया के तुर्क मुसलमान बन जाते हैं, और इस जमीन के भी तुर्क मुसलमान हो गए। वीगर्स, काजफ, तुर्कमन, किर्ग्स, उज्बेक, इस जमीन पर जितने भी तुर्क्स रहते थे
वो सारे मुसलमान हो गए। लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप वीगर है, इसलिए हम बार बार वीगर्स के बारे में सुनते हैं। शिनजियांग मायने वीगर्स बन गया, लेकिन यहाँ और भी एथनिक तुर्क्स रहते हैं, लेकिन उनकी आबादी थोड़ी कम है। ये समझ लिया आपने चाइना के मुसलमानों को, एक तरफ तुर्क्स और दूसरी तरफ हुईज। आपको ये समझना पड़ेगा कि हर येलो फेस और छोटी आंख का मतलब चाइनीज नहीं होता, इन लोगों में डिफरेंस है। अब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी दो अलग तरह से इस्लामिक आइडेंटिटी को टारगेट करती है, ताकि इस्लाम एज अ रिलीजन चाइना में कमजोर हो जाए, या फिर गवर्नमेंट उसका सिनिसाइजेशन कर दे, जिससे मैं चीनिफिकेशन कहता हूँ। अब इन दो अलग तरीकों में से पहला तरीका है शिनजियांग स्ट्रेटजी। अब क्योंकि शिनजियांग के लोग जाति और मजहबी दोनों तौर पे अलग हैं, तो ये लोग सबसे पहले उनकी जात और जुबान को टारगेट करते हैं कि ये लोग उसे ना बोले। इन्होंने डिटेंशन सेंटर बनाया हुआ है, गवर्नमेंट जो भी ऑर्डर दे उस बात को फॉलो करना है। या तो वो डिटेंशन सेंटर में जाएंगे, अब जो वहां गया वो तो इतना ज्यादा परसिक्यूट हो जाएगा कि वापस आकर वो नहीं करेगा, और जो लोग बाहर हैं उन्हें ये खौफ रहेगा कि वो डिटेंशन सेंटर पहुंच जाएंगे। फिर यहाँ से ये लोग बच्चों को ले जाकर इनर चाइना में पढ़ाते हैं, ताकि उन्हें मैंडरीन जुबान सिखा सके, तुर्क जुबान से दूर रखें। उसके बाद ये उन्हें अपनी तहजीब सिखाएंगे, अपना कल्चर सिखाएंगे, जिससे बच्चा आधे से ज्यादा तो वैसी हान चाइनीज हो जाएगा। 你叫什么名字啊？几岁了？祖国的名字叫什么？ फिर जब ये वापस आके अपनी सोसाइटी को डेवलप करेगा, डर और इस पढ़ाई का मिक्स, जैसे ब्रिटिशर्स करते थे, वो हमें अपनी चीजें पढ़ाते थे ताकि हम उनके जैसे हो जाएं। इसीलिए ये चाइनीज जैसे हो रहे हैं। Ayni Xitoylashtirib bastı. Özünün əsli yoxdur. Misalən bu bola 2 yil 3 yil yan Xitoyning qulida. अब चाइना के अंदर तुर्क मतलब मुसलमान है, उनकी जात उनके मजहब के साथ एक हिसाब मिल चुकी है। अगर तुर्किक आइडेंटिटी चीन में खत्म हो जाती है, इसका मतलब 50% इस्लाम खत्म हो गया। उसके बाद अथॉरिटीज कहेंगी मस्जिदों में मत जाओ, कुरान मत पढ़ो, दाढ़ी मत रखो, कम्युनिस्ट बन जाओ। फिर ये लोग वो सारी बातें मान लेंगे। ये उनका तरीका है। फिर वो अगर कोई बड़ी ड्राइव चलाते हैं इस्लाम के खिलाफ शिनजियांग के अंदर, तो उसकी मुखालफत नहीं होगी। अब वो दिक्कत हुई मुस्लिम्स के लिए नहीं है। वो ये समझते हैं कि हुई मुस्लिम्स की जुबान, कल्चर, जात ये तो सब हमारी तरह है, तो उन्होंने डायरेक्टली 400-500 मस्जिदों को एक साथ खत्म कर दिया है। हालांकि लाखों की तादाद में हुई मुसलमान इसकी मुखालफत करने आए थे, उसमें से बहुत सारे लोग जेल भी गए और बहुत से लोगों को डिटेंशन सेंटर भी भेजा गया। लेकिन आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि एक जगह जहां इस्लाम को टारगेट करने के लिए जात आड़ में आ रही है, वहां ये पहले जात को खत्म कर रहे हैं, उसके बाद ये इस्लाम को टारगेट करेंगे या कर रहे हैं। और एक जगह जहां जात आड़ नहीं है, वहां ये सीधे इस्लाम को टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये अल्टीमेटली इस्लामिक आइडेंटिटी को चीन के अंदर या तो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इस्लामिक आइडेंटिटी को ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि फिर वो इस्लाम ना कहला सके, जैसा उन्होंने बौद्धिज्म का कर दिया है। चाइनीज बौद्धिज्म इंटरनेशनल बौद्धिज्म से बिल्कुल अलग है। वक्त वक्त पे चाइनीज ऑफिशियल्स खुले आम ये स्टेटमेंट देते हैं कि हम इस्लाम को भी इंटरनेशनल इस्लाम से अलग कर देंगे। ये उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा है जो इस बात को मानते ही नहीं है कि चीन में मुसलमानों का परसिक्यूशन हो रहा है, वहां मुसलमानों का बुरा हाल है। वो इसे वेस्टर्न प्रोपेगेंडा बताते हैं। देखो, नो डाउट वेस्ट प्रोपेगेंडा मास्टर है। वो चाइना के अंदर मुसलमानों के हक की बात करते हैं, वीगर्स के लिए बोलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो फलस्तीन में मुसलमानों का कत्ल करवाते हैं, इसराइल का साथ देते हैं। ये वीगर्स की बात कर रहे हैं इसलिए नहीं क्योंकि ये चीन के मुसलमानों के साथ खड़े हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि इन्हें चाइना को परेशान करना है, उसकी ग्लोबल ग्रिप, इन्फ्लुएंस और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी की पेस को स्लो करना है। लेकिन इस फैक्ट से हम दूसरे फैक्ट को नजरअंदाज नहीं कर सकते। तुर्की के अंदर 80,000 से ज्यादा वीगर्स रहते हैं, वो भी यही कह रहे हैं। मुस्लिम वर्ल्ड में लाखों वीगर्स रहते हैं, उनका भी यही सेम कहना है परसिक्यूशन पर। क्या वो झूठ बोल रहे हैं? वो भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हजारों मस्जिदें गिरा दी गई, ये प्रोपेगेंडा है। मीनार और गुंबदों को चीनी गवर्नमेंट गिरा रही है, ये प्रोपेगेंडा है। सैकड़ों इमामों को एक बार में एक ही कैंपेन के अंदर अरेस्ट कर लिया गया, ये प्रोपेगेंडा है। अब जिस तरह चाइना इस्लाम को टारगेट करता है, उसी तरह वो दूसरे मजहबों को भी टारगेट करता है। चाइना ये दावा जरूर करता है कि उसके यहाँ फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, सिटीजंस जो चाहे वो उस मजहब को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन कितनी आजादी है जरा आप समझो। चाइना में वन पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम है, एक ही पार्टी हमेशा चाइना पर रूल करेगी और वही आइडियोलॉजी हमेशा सरकार में बनी रहेगी, चाहे लीडर कोई भी हो। यस, द सीसीपी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। अगर किसी को गवर्नमेंट में आना है तो इसका मेंबर बनना पड़ेगा, इस पार्टी को ज्वाइन करना पड़ेगा। चाहे प्राइम मिनिस्टर बनना हो, प्रेसिडेंट बनना हो, वाइस प्रेसिडेंट बनना हो, मेयर बनना हो, विलेज हेड, टाउन हेड, कुछ भी बनना है, एक ही रास्ता है, सीसीपी। और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर वही बन सकता है जो किसी मजहब को ना मानता हो, क्योंकि चाइना और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी
ये दोनों ही एथेइस्ट हैं। अगर कोई किसी मजहब को फॉलो करता है और उसे पार्टी को ज्वाइन करना है तो उससे पहले उसे अपना मजहब छोड़ना होगा, तब जाकर पार्टी उसे अपने अंदर एंट्री देगी। उसके बाद वो चीन के अंदर सियासत कर सकता है और किसी बड़े सरकारी ओहदे पर पहुंच सकता है। पूरे चाइना में इस वक्त 10 करोड़ से ज्यादा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स हैं। इसमें मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस, इन मजहबों के भी लोग हैं, लेकिन ये वो ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने पहले अपना मजहब छोड़ा है। पहले क्या होता था कि वो लोग अपने मजहब को ऑफिशियली छोड़ देते थे लेकिन घर पर फॉलो करते थे। उसके बाद जब वो रिटायर हो जाते थे फिर से अपने मजहब को फॉलो करने लगते थे खुलेआम। लेकिन अब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने अल्टीमेटम में कहा है कि कोई ऐसा नहीं करेगा। अब अगर किसी ने मजहब छोड़ा है पार्टी को ज्वाइन करने के लिए तो उसने हमेशा के लिए मजहब को छोड़ दिया है, फिर वो कभी भी उसे फॉलो नहीं कर सकता रिटायरमेंट के बाद भी। वो बड़ी सीरियस चेकिंग के बाद किसी को अपनी पार्टी का मेंबर बनाते हैं। सुनने में अजीब है लेकिन वेलकम इन चाइनास एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। शी जिनपिंग, ली qiang, डिंग xiaoxiang, वू झेंगलोंग और वांग ई, ये सारे लोग गॉड को नहीं मानते, गॉड के एग्जिस्टेंस से इनकार करते हैं। इनका मानना है कि मजहबों को इंसानों ने बनाया है, मजहबों ने इंसानी सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, इसीलिए हमें मजहबों को दबाना नहीं चाहिए। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ऐसा नहीं करेगी। एक दिन जब इंसान बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो जाएगा और हर चीज के पीछे का साइंटिफिक मतलब समझ जाएगा तो वो अपने आप मजहबों को खत्म कर देगा। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ये करने नहीं जाएगी। चलो मान लो उनकी स्टेट पॉलिसी हो गई, लेकिन वो यही नहीं रुकते, वो इस एथेइज्म की बीमारी को प्रमोट करते हैं सारे मजहबों को टारगेट करके। इस्लाम का तो मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन ये बौद्धों पर भी ब्रूटल क्रैकडाउन करते हैं। टाइबेटियंस का बुरा हाल है। जैसे शी जिनपिंग साल 2016 में सिनिसाइजेशन ऑफ इस्लाम लेकर आए थे, वैसा ही सेम साल 2023 में सिनिसाइजेशन ऑफ बौद्धिज्म भी लाया गया है जो साल 2027 तक चलेगा। अब चाइनीज बौद्धिज्म ऑलरेडी बहुत ज्यादा अलग है। वो ताओइज्म, कन्फ्यूशियज्म, लोकल कल्चर, सारी चीजों को फॉलो कर रहे हैं और इन्हें और भी ज्यादा अब उनमें चाइनीज एलिमेंट्स लाने पड़ेंगे, मोनेस्ट्रीज की बिल्डिंग्स में, खान पान में और आइडियोलॉजी में। एक लंबी हिस्ट्री है बौद्ध के परसिक्यूशन की चाइना में, लेकिन आप हिस्ट्री में मत जाओ, सिर्फ 2025 का एग्जांपल ले लो। इसी साल अभी 8 महीने हुए 300 से ज्यादा बौद्ध स्तूपास और स्टैचूज को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने गिरा दिया है। साल 2021 में ड्रैगो काउंटी के सैंगडिंग विलेज में एक बड़े बुद्धा की मूर्ति को गिरा दिया गया था जो मशहूर था 99 फुट बुद्धा के नाम से। सेम सिनिसाइजेशन की कैंपेन ये क्रिश्चियनिटी के लिए भी लेकर आए हैं। चर्चेस की शक्लें बदलो, खुद को चीनी बनाओ, चाइनीज एलिमेंट्स लेकर आओ, चाइनीज वैल्यूज लेकर आओ। फिर ये लोग आजकल फोर्सफुली मदर मैरी और जीसस की फोटोज को हटवाकर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर शी जिनपिंग की फोटो लगवा रहे हैं। कई जगह इन्होंने ये काम फोर्सफुली किया है। आज के डेट में हिंदूज कई इक्का दुक्का आपको चीन में मिल जाएंगे, लेकिन 1950s में ऐसा नहीं था। उस वक्त कई हजार हिंदूज वहां पर रहते थे, लेकिन 1966 में माओ जेडोंग लेकर आए कल्चरल रेवोल्यूशन, जिसके बाद हिंदूज को एक झटके में चाइना की गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया। इतना ही नहीं, 1950s के वक्त में जब से सीसीपी आई है, जब उसने मजहबों को रिकॉग्नाइज किया तो हिंदुइज्म की छोटी आबादी होने की वजह से उन्हें रिकॉग्नाइज तक नहीं किया था। जो लोग मुस्लिम परसिक्यूशन पर हिंदुस्तान में हंसते हैं, उन्हें एक बार जरा चीन में बाकी माइनॉरिटीज की भी हालत देख लेनी चाहिए, क्योंकि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को अपना बाप बनाकर कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, मुसलमानों पर इतना ज्यादा परसिक्यूशन क्यों? क्योंकि चाइना में इस्लाम एक लौता ऐसा मजहब है जिसे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी चाहकर भी नहीं बदल पा रही है। इस्लाम आज भी चाइना में उतना ही स्ट्रांग है जितना कम्युनिस्ट रूल से पहले था। ईसाइयों को बदला, वो बदल गए, बौद्धों को बदला, वो बदल गए, हिंदूज को तो कम्युनिस्ट पार्टी ने खत्म ही कर दिया है, लेकिन इस्लाम रेसिस्ट कर रहा है और ये चिढ़ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को पागल कर रही है। वो इतने पागल हो गए कि विमेन तक को जेल में डाल रहे हैं। ये है चाइना का सो कॉल्ड फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आप अपने मजहब को प्रोपेगेट नहीं कर सकते, आपका मजहब सिनिसाइज कर दिया जाएगा। आप अपने मजहब की बिल्डिंग्स को अपने हिसाब से नहीं बना सकते। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ये बताएगी कि बिल्डिंग को किस तरह बनाना है, लेकिन उसके बाद भी चाइना का कहना है कि चाइना में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। इस वीडियो में बस इतना था। वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।